हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के, जो बायोकेमिस्ट्री में एमएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव तंत्रों में पाए जाने वाले बल्क और ट्रांस यानी सूक्ष्म धातुओं के विवेचना कीजिए। मतलब कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है या जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, कुछ लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी विवेचना कीजिए या उनको समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम पंप क्या है और इसके कार्य की व्याख्या कीजिए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। आप इनको पेपर यानी कि जाने से पहले, पेपर देने से पहले एक बार इनको रीड ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऊर्जा के प्रसारण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है। तो अगर आपको पता हो, फोटोसिंथेसिस की जब प्लांट प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो एनर्जी के प्रोडक्शन में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है या क्या पार्टिसिपेशन है, उसकी विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंत्र और प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड क्या है, इस पर समझाइए। और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की संरचना का वर्णन कीजिए। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप, डीएनए पॉलीमराइजेशन या बाहुलीकरण, हिम एरिथ्रिन और हिमसाइनिन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो टिप्पणी में लिखे हुए हैं। सोडियम पोटेशियम पंप, डीएनए बाहुलीकरण, हिमरेथ्रिन और हिमोसाइनिन। आप कुछ नहीं, इन्हीं क्वेश्चन को पढ़कर जाइए तो पास आउट होने की गारंटी 100% है। अब हमारे कुछ एमसीक्यू आ जाते हैं। शरीर में स्थूल तत्व कौन से हैं। तो शरीर में स्थूल तत्व यानी कि हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट कौन सा तत्व है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कॉपर, क्योंकि हमारी कॉपर नहीं, कैल्शियम, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां बनी हुई है किससे मिलकर बनी हुई है, कैल्शियम से मिलकर बनी हुई है। सब शरीर का सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है। तो सब शरीर का सबसे सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है, आयरन, कॉपर, जिंक, ये तीनों क्या है, सूक्ष्म तत्व हैं। हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन किसके प्रेजेंस में बनता है, आयरन के प्रेजेंस में बनता है। और यहाँ पर एक ही ऑप्शन में हमें आयरन दिख रहा है, Fe, यानी कि क्लोरीन का Fe संकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन में उपस्थित प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन उपस्थित है ग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है। पोइफोरिन में पायरोलो की चक्रों की संख्या कितनी है। तो पोइफोरिन में पायरोल की चक्रों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण को उत्प्रेरित करता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण को उत्प्रेरित कौन करता है, मैग्नीज करता है। हृदय की मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाला तत्व कौन सा है, कैल्शियम। स्वस्थ शरीर में मैग्नीशियम की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो मैग्नीशियम की 41 क्वांटिटी में मात्रा क्या होती है, आवश्यक होती है। इंसुलिन होता है, इंसुलिन में होता है, तो इंसुलिन में क्या होता है, जिंक होता है। क्या होता है, इंसुलिन में जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन ले जाने वाली हिम रहित प्रोटीन को होती है। तो ऑक्सीजन को ले जाने वाली हिम रहित प्रोटीन होती है, क्या होती है, हीमोसाइनिन। ऑक्सीजन को ले जाने वाली हिम रहित प्रोटीन होती है हीमोसाइनिन। अब अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में धातु प्रोटीनों की भूमिका क्या है। यानी कि ये फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड यूनिट पर डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में
या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में धातु प्रोटीनों की क्या विवेचना है, वर्णन कीजिए। साइटोक्रोम क्या है, इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में इनकी क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्रियाविधि को लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, रासायनिक नाइट्रोजन इस यौगिकीकरण या स्थिरीकरण पर एक निबंध लिखिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण। ये क्वेश्चन किसी तरीके से आ सकता है, तो इसका एक ही आंसर होगा। टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखिए में मेटलोप्रोटीन, साइटोप्रोटीन, एफ-ई-एस प्रोटीन, नाइट्रोजेनेसिस, ऑक्सीडेसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ये तीनों क्वेश्चन यानी कि पांचों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी थर्ड यूनिट, ऑक्सीडेज एंजाइम है। तो ये क्या है, साइटोक्रोम है। कौन सा ऑक्सीडेज एंजाइम है, साइटोक्रोसिन है। बहुजीवी डिहाइड्रोजनस होता है। तो क्या होता है, तो डाई एमिनो ऑक्सीडेज होता है। साइटोक्रोम के अधिकतम कितने प्रकार होते हैं, तो साइटोक्रोम के अधिकतम 3 प्रकार होते हैं। 3 नहीं 4 प्रकार होते हैं, A3, B और C। सबसे अधिक बहुउपयोगी साइटोक्रोम है, तो सबसे अधिक बहुउपयोगी साइटोक्रोम C है। नाइट्रोजीनस अपनी क्रिया में उपयोग लाता है, तो Fe मोलिब्डेनम आयरन, यानी कि क्या 2 प्रोटीन उपयोग में लाता है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजीनस में MO परमाणु होते हैं। तो कितने होते हैं, 2 परमाणु होते हैं MO के। नाइट्रोजीनस के जेनेसिस के उसमें कितने परमाणु होते हैं, MO के 2 परमाणु होते हैं। नाइट्रोजीनस में अपचयन केंद्र होता है, तो FeS अपचयन केंद्र होता है। नाइट्रोजीनस के उपसहसंयोजन के क्षेत्र में सल्फर के परमाणुओं के बीच की दूरी होती है, तो सल्फर के परमाणुओं के बीच की दूरी होती है 235 pm। आयरन सल्फर प्रोटीन का सूत्र है, तो ये कैसा सूत्र है, दोनों सूत्र हैं 2F2 2S Fe4S, ये क्या है, दोनों होते हैं। साइटोक्रोम का अणुभार होता है, तो साइटोक्रोम का अणुभार कितना होता है, 13,000 से ऊपर। नेक्स्ट यानी कि यूनिट है हमारी एंजाइम। अब एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम क्या है, इसके रासायनिक जैव उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझाइए। एंजाइम के नामकरण और वर्गीकरण का निष्कर्षण कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का। और फर्स्ट नंबर का कौन ओनली एंजाइम किसे कहते हैं। रासायनिक गुणों पर प्रकाश डालिए। एंजाइम की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिए। एंजाइम के बल गतिकी पर प्रकाश डाल के माइकलिस मेंटन और लाइन वोल्ट के आरेखों को समझाइए। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है नामकरण और वर्गीकरण, एंजाइम क्या है और इसकी बलगतिकी को समझाइए और इसकी प्रॉपर्टीज़ या गुण को समझाइए। अब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ये टॉपिक में से आए थे, जैसे टिप्पणी करें। इसमें प्रीवियस ईयर में आया था फिशर की ताला चाबी संकल्पना को या कॉन्सेप्ट को समझाइए। और एक और क्वेश्चन आया था, काइमोट्रिप्सिन किसे कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आए थे। तो अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो, तो काइमोट्रिप्सिन, राइबो न्यूक्लियस, लाइसोजाइम, प्रोस्टेटिक योग एवं प्रतिस्थापन विलोपन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, इसको समझाइए। तो ये क्या है, इन जो टिप्पणी में दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन की तैयारी आप बहुत अच्छे से करके जाओगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। जैव रासायनिक क्रियाओं में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत है फास्फोरीकरण क्रिया, इंसुलिन की जैविक क्रिया, ATP और ADP में परिवर्तन। प्रोस्टेटिक समूह होता है, तो प्रोस्टेटिक समूह क्या होता है, बिना प्रोटीन वाला अर्धांश एपोएंजाइम भाग्य क्या होता है,
प्रोटिस्टिक समूह होता है। अब इसमें यानी कि अगर आपको प्रोटिस्टिक समूह के बारे में पढ़ना पड़ेगा तो एंजाइम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसकी पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप ऐसे ही कमेंट एक बार करें कि इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, हम आपको प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। एंजाइम को की क्रिया प्रभावित होती है, तो ये किससे होती है? अन्य आयनों की उपस्थिति द्वारा। किसकी अन्य आयनों की उपस्थिति के द्वारा एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है? प्रभावित होती है। एंजाइम कमीशन क्रमांक 1.1111 प्रदर्शित करता है, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनस प्रदर्शित करता है। पशु से प्राप्त ऊतक होते हैं, तो अल्फा एमाइलेज ऊतक होते हैं। सेफेंडेक्स है, तो सेफेंडेक्स एंजाइम के शोधन की एक क्रियाविधि है। कॉसलैंड संकल्पना है, तो कॉसलैंड संकल्पना क्या है? प्रेरित समायोजन संकल्पना है। लाइन वीवर का आरेख है, तो लाइन वीवर का आरेख 1/v को 1/s के विरुद्ध आरेखित करना। माल्टेस एंजाइम विशिष्ट होता है, तो माल्टेस एंजाइम अल्फा ग्लाइकोसिडेसेस बंध के लिए होता है। एंजाइम के लिए अनुकूल पीएच होता है, तो एंजाइम के लिए अनुकूल पीएच 5 से लेकर 9 तक होता है। अब एंजाइम के बाद हम 4th यूनिट को एंजाइम या सह एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट में, सह एंजाइम की क्या है, इसकी संरचना और क्रियाविधि को समझाइए। सह एंजाइम ए क्या है, इसकी रासायनिक संरचना और कार्यों पर प्रकाश डालिए। थायोमिन पायरोफॉस्फेट फास्फेट पर महत्व दीजिए, प्रकाश डालते हुए इसकी संरचना बनाइए। नाइसिन एंजाइम, राइबोफ्लोविन एंजाइम, साइनोकोबाल्मिन, किरेलता जैव अनुकरणीयता रसायन पर निबंध लिखिए। अब यहीं पर टिप्पणी प्रोटिस्टिक समूह क्या है, अभी हमने पढ़ा था जब यानी कि हम एंजाइम के पार्टों को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे प्रोटिस्टिक समूह आते हैं। एपो एंजाइम, को एंजाइम, ये इस टाइप से इसकी क्या होती है? डेफिनेशन होती है। एंजाइम प्रदर्श को समझाइए। अब इसके कुछ यानी कि हम एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। हेलो एंजाइम बने होते हैं, तो हेलो एंजाइम किन किन पार्टों से बने होते हैं? एपो एंजाइम और को एंजाइम से बने होते हैं। हेलो एंजाइम किससे? एपो एंजाइम और को एंजाइम से बने होते हैं। पेटोथाइनिक अम्ल संबंधित है, तो पेटोथाइनिक अम्ल किससे संबंधित है? सह एंजाइम A1 से संबंधित है। टीपीपी क्या है? तो थायमिन पायरोफॉस्फेट क्या है? टीपीपी। सह एंजाइम ए में है, तो सह एंजाइम ए में बीटा एलानिन और पैंथेनिक अम्ल होते हैं। सह एंजाइम B1 सक्रिय रूप है, तो थायमिन पायरोफॉस्फेट है। क्या है? थायमिन पायरोफॉस्फेट। राइनोफ्लोविन क्या है? तो राइनोफ्लोविन जैविक उपचयन का तंत्रों का आवश्यक अवयव, सक्सिनेट का प्यूमेरेट परिवर्तनकर्ता, एल एमिनो गुणों को अल्फा कीटों में परिवर्तन, ये क्या है? सभी, ऑल ऑफ दिस। FMN और FAD क्या है? तो राइनोफ्लोविन से संबंधित है। डीएनए में उपस्थित क्षारक नहीं है, तो डीएनए में केवल क्या प्रेजेंट नहीं होता है? यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है। डीएनए में पाया जाता है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होता है। NAD है, तो DPN क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारी जैविक कोशिका एवं इसके अवयव, बायोलॉजिकल सेल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट। बायोलॉजिकल सेल की स्ट्रक्चर पर इसको डीपली एक्सप्लेन करें। और इसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो हमारे प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए, इसको क्या करें? इसकी संरचना को डिस्क्राइब करें। जैव अजैविकी से आप क्या समझते हैं, उसका वर्णन। जैव परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, उसका वर्णन कीजिए। कोशिका झिल्ली की रासायनिक संरचना बनाकर उसका वर्णन कीजिए। अब इसमें टिप्पणी जो वाले क्वेश्चन हैं इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए व्हाट्सएप में क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल इम्पोर्टेंट है। एटीपी का हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए। बेसिकली सभी लोग यानी कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये ऊष्माक्षेपी और समझा तो आप दोगे, पर बात ये है कि बायोलॉजिकल इसमें पूछा है तो बायोलॉजिकल तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन को समझाना है। जैव बहुलक अंतर क्रियाओं को समझाइए। H+ अनुमापन आरेख बनाइए। ADP से ATP का संश्लेषण। H अनुमापन का आरेख बनाइए। तंत्रिका तंत्र का संचालन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका के प्रमुख अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो न्यूक्लियस जहाँ पर प्रेजेंट होता है वही सबसे कौन सा महत्वपूर्ण अंग होता है? सेल का, क्योंकि पूरी सेल को कंट्रोल करने का वर्क कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। जैसा हमारे माइंड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का वर्क करता है, सेम उसी तरीके से न्यूक्लियस भी क्या करता है? सेल को कंट्रोल करने का वर्क करता है। कोशिका होती है तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई और कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। न्यूक्लियस में होता है तो न्यूक्लियस में क्या होता है? DNA का प्रतिकृतिकरण, आनुवांशिक संरचना का और RNA का अनुलेखन। द्विकुंडली संरचना किसने दी है? वाटसन एवं क्रिक ने दी। कोशांगों का एंजाइम की प्रति के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये क्या है? एंड इसमें से कोई भी नहीं है। कोशिका झिल्ली बनी होती है वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, सभी से मिलकर के होती है, बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव रासायनिक ऊष्मागतिकी का अध्ययन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है। ADP से ATP का निर्माण के दौरान होता है, तो क्या होता है? ऊर्जा दी जाती है। ATP को अत्यधिक ऊर्जा का कारण है, अत्यधिक ऊर्जा का कारण है P का 4 ऋण भाग का अवशोषित ऑक्सीजन से जुड़ना। ग्लूकोज के अपचयन से मुक्त ऊर्जा पर्याप्त होती है, तो 68 ATP के संश्लेषण में क्या होती है? प्राप्त होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप में अगर इसकी ऐसी ही आने वाली वीडियो को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाना है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर बनाइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, तो मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर यूनिट से आने ही आने हैं। यानी हमारी टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 4 क्वेश्चन कंपलसरी आने ही आने हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में और 2 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, और एक आएगा MCQ। अगर टोटल 5 MCQ आए हैं तो एक MCQ आएगा, और अगर 10 MCQ आए हैं तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कितने MCQ आएंगे? 2 MCQ आएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दिस वीडियो।